ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आप इस वक्त साथ का पंच देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को बुलाई है। पीएम मोदी की देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये चर्चा होगी और आपको बता दें कि इसमें यह तय होने वाला है कि वैक्सीन को लेकर सरकार का कार्यक्रम क्या है, कैसे टीकाकरण के कार्यक्रम की देशव्यापी शुरुआत होगी। आज देश भर में रिहर्सल की गई। करीब 700 से ज्यादा जिलों 736 जिलों में एक साथ टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। कोरोना टीकाकरण को लेकर देश के सभी राज्यों में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और कोशिश है कि बाजार में वैक्सीन आते ही जल्द से जल्द इसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। कोरोना के काउंटडाउन पर आज पेश है ये वैक्सीन पंच। टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही ये 8 तस्वीरें कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण पर सरकार की तैयारियों की झलक है। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के हर कोने में आज कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का महाअभियान चलाया गया। देश भर में 736 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन के जरिए सरकार ने अपनी तैयारियों का पूरा आकलन किया ताकि वैक्सीन के आते ही जल्द से जल्द इसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये तस्वीरें दिल्ली के एम्स की हैं, जहां वैक्सीन के ड्राई रन में हर प्रक्रिया का बखूबी पालन किया गया। नीले रंग के इन कंटेनर्स में उचित तापमान पर कोरोना वैक्सीन रखी गई थी और पोर्टल पर दर्ज जानकारी के हिसाब से बारी बारी से लोगों को वैक्सीन दी गई। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिल्ली के एम्स की दिखा रहे हैं। ये ओपीडी सेक्शन है जहां पर सुबह 9:30 बजे ड्राई रन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इन सभी बातों का ध्यान आज रखा जाएगा कि वैक्सीन जब आती है तो वैक्सीन के स्टोरेज, वितरण और टीकाकरण की क्या क्या तैयारियां होनी है उनको परखा जाएगा। शहर के बड़े अस्पतालों या अन्य जगहों पर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका ध्यान रखा जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर किस तरीके से मेंटेन होगा, ये भी बहुत ज्यादा अहम बात है दिल्ली में ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए। लिहाजा फिलहाल ड्राई रन की शुरुआत कर दी गई है और सभी मेडिकल स्टाफ जो है उसको भी तैयार रहने को कह दिया गया है। मुंबई शहर में बीकेसी, कपूर अस्पताल और राजवाड़ी तीनों जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चलाया गया। इन तीनों ही जगहों पर तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता दिखाई दी। इस समय हम बीकेसी जंबो सेंटर में मौजूद हैं, जिसे एक वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया है और ये मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर के साथ साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर भी है। यदि आप वैक्सीन लेने आते हैं तो सबसे पहले आपको कोविन ऐप पर खुद को रजिस्टर कराना होगा। मान लीजिए कि मैं वैक्सीन कराने आती हूँ, मेरा नाम यहाँ पर रजिस्टर है, तो मुझे ये जो टोकन है वो दिया जाएगा, जिसके चलते मुझे पहले इस वेटिंग एरिया में इंतजार करना होगा, मेरी बारी आने का इंतजार करना होगा। और ये वेटिंग रूम जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। वेटिंग एरिया के बाद में जो प्रक्रिया होगी वो है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन के डेस्क आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है रजिस्ट्रेशन के डेस्क बनाए गए हैं। आप वेटिंग रूम के बाद में रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाद आप पहुँचेंगे वैक्सीनेशन रूम में। इन सभी जगहों पर आपको बाकायदा टीम नजर आएगी, जो MMRDA की टीम है, जो साफ तौर पर आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जो सभी हर बूथ के बाहर बैठे हुए हैं। कर्नाटक में अब तक 6.25 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और आज प्रदेश भर में 263 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। ये आप जो देख रहे हैं ये वैक्सीनेशन रूम है। ये वैक्सीनेशन एक और वेटिंग रूम है, यहाँ पर आप देखेंगे, जो कि मेल और फीमेल दोनों की है। और उसके बाद जो है ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे जो कि वैक्सीनेशन रूम है। यानी वैक्सीनेशन रूम में जो वैक्सीनेशन अधिकारी मौजूद रहेगा वो कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर रहेंगे और डॉक्टर जो है वो वैक्सीन लगाएंगे। आज ड्राई रन के दौरान किसी भी तरह का वैक्सीन जो है वो नहीं दिया जा रहा, लेकिन बाकी का पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर जरूर सुनिश्चित किया जा रहा है। इस वैक्सीनेशन रूम में जब वैक्सीनेशन लगाने के लिए जो हेल्थ वर्कर पहुंचेंगे तो उन्हें जो है इस
प्रोसेस के जरिए वैक्सीनेशन दिया जाएगा। वैक्सीनेशन देने के बाद 30 मिनट तक उस व्यक्ति को जो है ऑब्जर्व किया जाएगा, किस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ तैयारियों को लेकर देश के सबसे बड़े अभियान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन खुद चेन्नई पहुंचे थे, जहां उन्होंने कोरोना वैक्सीन के लिए बनाए गए कोल्ड स्टोरेज को देखा, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की और फिर देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने का भरोसा जताया। We did this dry run in almost 125 districts of the whole country, and then following upon that, today it is happening all over the country except 3 states which have done it earlier. एक और सरकार जी जान से जुटी है कि कोरोना वैक्सीन बाजार में आते ही जल्द से जल्द टीकाकरण कराया जाए ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकें। वहीं इन कोशिशों के बीच कुछ नेता वैक्सीन पर बेतुके बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज कुछ ऐसा ही बयान दिया है आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने। देखिए, वैक्सीन जो आया है तो मोदी जी पहले टीका लगवा ले, उसके बाद हम लगवा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वैक्सीन को लेकर आप कोई बात हो तो बताइए दादा। जैसे वैक्सीन आया तो ये अच्छा बात है। अगर वैक्सीन आया है और उस वैक्सीन से आदमी स्वस्थ हो जाएगा, उनको कोविड नहीं होगा, तो अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे पहले ये है कि अगर वैक्सीन आया तो सबसे पहले मोदी जी वैक्सीन लगवाएं, तो हम भी लगवा लेंगे वैक्सीन। तेज प्रताप ऐसे पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने जिंदगी बचाने वाली कोरोना वैक्सीन पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। इससे पहले भी कई नेता वैक्सीन पर राजनीति कर चुके हैं, लेकिन सरकार ऐसी बयानबाजी पर ध्यान न देकर अपनी तैयारियों में लगी है और आने वाले कुछ ही दिनों में इन तैयारियों का रिजल्ट दिखने की उम्मीद है। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन आ रही है, उम्मीदों का बाजार काफी ज्यादा। 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब सबसे बड़ी खबर आज राजधानी दिल्ली से भी आई है, जहां कौवे की मौत से हड़कंप मच गया है। दिल्ली के एक पार्क में मरे हुए कौवे पाए गए, जिसके बाद अब दिल्ली में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है और अब बीमारी के कई और राज्यों में भी फैलने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है और इस खबर ने पूरे देश की चिंता इस मामले को लेकर और भी बढ़ा दी है। मयूर विहार फेज 3 इलाके के सेंट्रल पार्क से आई इन तस्वीरों ने राजधानी के लोगों को डरा दिया है। पार्क में जगह जगह मरे हुए कौवे मिले हैं। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में एक ऐसा पार्क है। इस पार्क से वीडियोस कुछ ऐसे सामने आते हैं जहां पर कई सारे कौवे की मृत्यु की खबर मिलती है और इन मौत का कारण क्या है, ये जानने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम आज सुबह इस पार्क में पहुंची, जहां से 10 मरे हुए कौवे पाए गए। 5 कौवों का सैंपल लिया गया है और उन्हें फिलहाल जलंधर भेज दिया गया है जांच के लिए। फिलहाल हम आपको पार्क से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ पर दो कौवे जो हैं वो मरे हुए नजर आएंगे। जिस शख्स ने स्वास्थ्य विभाग को कौवों के मरने की जानकारी दी, उसकी माने तो 4-5 दिनों से इस पार्क में कौवों के मरने का सिलसिला जारी है और कई कौवों को तो वो खुद भी दफना चुका है। 4-5 दिन हो गए जिन बातों को। 4-5 दिन से हम जो 40, 42, 43 ऐसे कौवे डेली तकवा रहे हैं। आज जो है स्वास्थ्य विभाग से जो हॉस्पिटल से वो भी आए थे, डॉक्टर आए हैं, वो 4-5 को लेके गए हैं। अब वो कह रहे थे वहाँ जाएंगे, जलंधर जाएंगे, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, उनको चेकअप होगा, क्या नहीं होगा। कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के केस सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने रैपिड रिस्पांस टीम बनाई है। इस टीम ने कौवे के सैंपल जांच के लिए जालंधर की लैब में भेजे हैं और अब रिपोर्ट का इंतजार है। बर्ड फ्लू के खतरे की ऐसी ही दूसरी तस्वीर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से भी सामने आई है। यहाँ कुछ लोग मरे हुए कौवों को दफनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाजियाबाद में वेब सिटी के पास धरना दे रहे किसानों ने कुछ मृत कौवे देखे और प्रशासन को इसकी सूचना भी दी और बाद में मृत कौवों को गड्ढा खोदकर दफना दिया गया।
हम लोग अपने खेतों को जोतकर उनकी बुआई कर रहे थे, तभी देखा कि 4-5 कौवे जो उड़ने में असमर्थ हैं, उड़ते हैं और गिर जाते हैं, जिनमें उनकी 2-3 की डेथ भी हो चुकी थी और बाद में वो चौथा कौवा भी था, वो उसकी भी डेथ होगी, जिसको हमने जेसीबी मंगाकर और नीचे खड्डा खोद के दाब के उसके बाद अपने खेत को बोने का कार्य किया। सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, यूपी के कानपुर के चिड़ियाघर में भी 10 मृत पक्षी पाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और एहतियात के तौर पर चिड़ियाघर प्रशासन केमिकल का छिड़काव कर रहा है। प्रदेश में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने अलर्ट जारी किया है और पशुधन विभाग को पूरी निगरानी करने का आदेश दिया गया है। उधर हरियाणा के पंचकुला के 3 पोल्ट्री फार्म में से 2 के नमूने जांच में पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन ने पोल्ट्री फार्म के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं जींद में भी 10 कौवों की मौत से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ जगहों पर पोल्ट्री फार्म के बर्ड फ्लू की चपेट में आने का असर इसके कारोबार पर भी पड़ रहा है, जिससे अंडे और चिकन की मांग काफी कम हो गई है। अब तक देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और केरल शामिल है। हालांकि आशंका इस बात की है कि कुछ और राज्य भी बर्ड फ्लू की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में सरकार की कोशिशों के बीच लोगों को भी एहतियात बरतना जरूरी है, ताकि ये नया संकट ज्यादा खतरनाक न हो सके। तो बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन बदायूं गैंगरेप और हत्या पर मचे बवाल की 5 दिन बाद रेप केस का मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। लगातार एबीपी न्यूज इस खबर को ट्रैक कर रहा है। हम लगातार बोलते आ रहे थे कि वो फरार है, लेकिन कल देर रात उसको पकड़ लिया गया। सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने का ऐलान भी आज कर दिया, लेकिन इस पर घमासान नहीं थमा है। बदायूं रैप केस में महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी के बयान ने देश की हर महिला को दुखी कर दिया है। बवाल मचने के बाद उन्हें अपने बयान पर अब सफाई देनी पड़ी है। बदायूं के गैंगरेप में योगी सरकार की सख्ती और एसटीएफ की एंट्री के बाद यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने बदायूं रेप के मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 120 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद गांव वालों की मदद से आरोपी पुलिस के हाथ लगा। बताया जा रहा है कि आरोपी महंत बदायूं के मेवाली गांव में एक भक्त के घर पर छुपा हुआ था, जिसे गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 50,000 के इनाम की घोषणा भी की हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ रेप केस में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर सरकारी हंटर चला। सरकारी आदेश पर एसपी संकल्प शर्मा ने थाने के इंचार्ज अमरजीत सिंह को निलंबित कर दिया, तो वहीं निलंबित एसओ राघवेंद्र प्रताप और चौकी इंचार्ज के खिलाफ धारा 166A के तहत उगैती थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। बदायूं रेप केस में सियासत भी गर्म है। विरोधी पार्टियां सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन सरकार ने मामले में एक के बाद एक एक्शन लेते हुए विरोधियों को करारा जवाब दिया है। सियासी गहमागहमी के बीच महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी के बयानों को लेकर भी काफी चर्चा गर्म है। चंद्रमुखी ने अपने बयान में पीड़ित महिला पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। चंद्रमुखी ने अपने बयान में कहा था कि महिला का बेवक्त घर से बाहर निकलना भी ठीक नहीं था। कहीं भी मैं बार बार महिलाओं से कहती हूँ कि कभी भी किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं। चंद्रमुखी देवी का ये बयान 7 जनवरी यानी कल का है। चंद्रमुखी बदायूं में पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने पुलिस पर सवाल खड़े किए थे। साथ साथ ये बयान दिया जिस पर हंगामा मच गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फेसबुक पोस्ट से इस बयान पर आपत्ति जताई। क्या इस व्यवहार से हम महिला सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे? महिला आयोग की सदस्य बलात्कार के लिए पीड़िता को दोषी ठहरा रही हैं। बदायूं प्रशासन को ये चिंता है कि इस केस का सच सामने लाने वाली पीड़िता की पोस्टमार्टम लीक कैसे हुई। याद रखिए कि इस समय एक और भयावह बलात्कार के मामले में मुरादाबाद की पीड़िता मौत से जंग लड़ रही है। महिलाएं इस प्रशासनिक प्रणाली व इस बदजुबानी को माफ नहीं करेंगी। विवाद बढ़ा तो चंद्रमुखी देवी ने अपने बयान पर सफाई दी। अपनी सफाई में चंद्रमुखी ने कहा कि अगर मेरा बयान महिला विरोधी है तो मैं अपना बयान वापस लेती हूँ। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो निकाला जा रहा है।
बदायूं कांड के संदर्भ में मैंने विभिन्न चैनलों पर बयान देखा कि मेरा ये बयान चलाया जा रहा है कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैंने इस संदर्भ में बिल्कुल ये बात नहीं कही, लेकिन अगर कहीं से भी किसी भी तरह ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि मैं ऐसा कह रही हूँ कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो मैं अपने इस बयान को वापस लेती हूँ। मेरा कहने का ऐसा कोई अर्थ नहीं था कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं तो इस बात की प्रबल समर्थक हूँ कि महिलाओं को हर वक्त अपनी मर्जी से कभी भी कहीं भी बाहर जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे बयान से कहीं से ये रिफ्लेक्शन हुआ है कि मैं महिलाओं के बाहर जाने के पक्ष में नहीं हूं, तो मैं अपने इस बयान को वापस लेती हूं। बदायूं रेप केस के तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सबकी नजर मामले में सजा के ऐलान पर है, क्योंकि योगी सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही मामले में पीड़ित। इस पूरे हफ्ते यानी जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के रास्तों पर कई फीट तक बर्फ जमा हो गई है। ऐसे में स्थानीय लोगों की मुसीबतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। रास्ते बंद होने से लोग घरों में कैद हैं और इस मुसीबत की घड़ी में सेना के जवान लोगों के बीच देवदूत बनकर पहुंचे हैं। सोपोर में सेना के जवानों ने गर्भवती महिला और उसके नवजात की जान बचाई। घुटनों तक जमी बर्फ और बर्फ के बीच जिंदगी की जद्दोजहद। इन तस्वीरों में एक कहानी है, कैसे कुदरत के कहर के बीच सेना के जवान देवदूत बनकर इंसानी जिंदगियों की रक्षा करने में जुटे हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सोपोर घाटी की हैं, जिस बर्फ के बीच सीधे कदमों से चलना मुश्किल हो जाता है, उसी बर्फ के साम्राज्य को चीरते हुए सेना के जवानों ने एक महिला और उसके नवजात बच्चे की जान बचाई। जुगाड़ से बने इस स्ट्रेचर पर जवानों ने महिला और उसके बच्चे के साथ करीब 3.5 किलोमीटर का रास्ता तय किया। तस्वीरें देश में सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं। हर कोई इन तस्वीरों को लेकर देश के जवानों का आभार जता रहा है। अब जरा इस तस्वीर की पूरी कहानी समझिए। दरअसल लगातार हो रही बर्फबारी ने घाटी में लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बर्फ से रास्ते बंद हो चुके हैं। फरीदा बेगम नाम की महिला ने जीएमसी बारामूला में बच्चे को जन्म दिया था। मजीद अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को पजालपोरा से दुनिवार अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन रास्ते बंद होने के कारण एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। ऐसे में मजीद ने रफियाबाद में आर्मी के दुनिवार कैंप में सेना को अपने हालात की जानकारी दी। इस स्थिति में मजीद के देवदूत बनकर आए सेना के जवान। दुनिवार कैंप के सैनिक तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना समय बर्बाद किए जवानों ने नवजात शिशु के साथ महिला को स्ट्रेचर पर उसके घर तक पहुंचाया। स्थानीय लोग मदद के लिए सेना की सराहना कर रहे हैं। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भारत की बात। और आज बात बंगाल में कौन पड़ेगा किस पर भारी, बीजेपी के अधिकारी या ममता के उत्तराधिकारी। देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।